हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 2। इसमें आपका भरोसा सीरीज के तहत जो बिहार आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जुड़ जाएं सभी लोग। और कैसे हैं सभी लोग और कैसे आपकी स्टडी चल रही है। ओके, तो जरूर आप भरोसा सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और नाम ही है बेटा उसका भरोसा सीरीज। मतलब भरोसा सीरीज का सेंस ये है कि अपने आप पर आप भरोसा रखें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो यहाँ पर बिहार फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए आपके पास समय भी बहुत कम है और उसी को लेके जीडीसी आपके लिए लगातार वर्क कर रहा है। और आपके लिए रेगुलर यहाँ पे भरोसा सीरीज के जो वीडियो है उनको रेगुलरली अटेंड करना है, ठीक है। और आपको उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तो इसी के तहत बेटा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हम इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उसी को आपको प्रॉपर कंटिन्यू करना है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा आयरन। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम आयरन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अगर मैक्सिमम आयरन, तो कभी भी अगर बेटा हमारे सामने आयरन लिखा हमें दिखता है तो हमें किसकी याद आती है बेटा? आरबीसी की याद आती है। आरबीसी के अंदर किसकी याद आती है? हीमोग्लोबिन की। बात भी सही है ना कि सबसे ज्यादा आयरन जो है हमारे हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। 66% जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन में अपना प्रेजेंट होता है। 66% आयरन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। और आयरन जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है वो याद रखना बेटा फेरस फॉर्म में होता है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, आयरन किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में होता है। जो हमारे आयरन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है कि भाई वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हमारी रहती है वो किस फॉर्म में होती है? फेरस फॉर्म में होती है। अच्छे से याद रखना किस फॉर्म में होती है? फेरस फॉर्म में हमारी प्रेजेंट होती है। ओके, अगर आयरन फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सपोज ये अगर फेरिक फॉर्म में जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं मीथ हीमोग्लोबिमिया कहता है, ठीक है। मीथ हीमोग्लोबिमिया इसको बोला जाता है। और इस फॉर्म में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आयरन के पास नहीं होती है। तो आयरन हमेशा आरबीसी में किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में होता है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है और उस पोरफायरिन में अपनी पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फेरिटिन अपना स्टोर्ड फॉर्म होता है। मायोग्लोबिन वो फॉर्म है भाई जो मसल्स में रहता है, ठीक है। पेनिन कायमल आयरन भी होता है। सभी टाइप का आयरन है, बट क्वेश्चन में मैक्सिमम आयरन था तो अपन ने सीधा सीधा आंसर हीमोग्लोबिन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरबीसी में तो है ही हमारा आयरन, ठीक है। डाइटरी आयरन से हम अपने फूड डाइट से लेते हैं, वहां पे भी याद रखना कि जो एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का हमारे इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस फॉर्म का होता है? फेरस फॉर्म का ही एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हमारा फेरिक फॉर्म रहता है तो पहले उसका रिडक्शन होता है तो फिर वो कन्वर्ट होता है फेरस फॉर्म में। इसलिए आपने सुना होगा कि आयरन की टेबलेट अगर ले रहे हो और खट्टी चीजें खाओगे, ठीक है, वहां पर आप विटामिन सी अगर रहेगा तो दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस करेगा उसको फेरस फॉर्म में और इजीली क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डाइटरी आयरन तो है ही हमारा सोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हीमोग्लोबिन में होता है 66%। हीमोग्लोबिन में 66% होता है। आयरन स्टोर्ड एज अ फेरिटिन, आयरन के जो स्टोर्ड फॉर्म होते हैं दैट इज द फेरिटिन एंड हीमोसिडेरिन, ये रहते हैं 25%। भाई अगर मान लो हम कुछ दिन आयरन ना लें तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में आयरन का एकदम डेफिशिएंसी होगा, एकदम एनीमिया हो जाएगा। भाई हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म है 25% फेरिटिन के फॉर्म में और हीमोसिडेरिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन जो होता है मसल्स में आयरन रहता है 3% होता है। और जो पेरेन्काइमल आयरन होता है ये हमारा 6% प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी बॉडी में आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, आपका लेड एसिटेट कॉटन प्लग हम यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है? देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले क्या सोचना है हमको
कि जब भी आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट दिखता है तो इसको जरूर याद कर लेना। गुडजेट apparatus यूज करते हैं, ये क्लोज्ड apparatus होता है, क्योंकि जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट किया जाता है वो किस फॉर्म में करते हैं हम लोग, आर्सीन गैस के फॉर्म में करते हैं। कैसे करते हैं, आर्सीन गैस के फॉर्म में होता है। अब जब यहाँ से ये apparatus होता है, यहाँ पे आर्सीन गैस प्रोड्यूस होती है इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, ये अपन लेड एसीटेट का एक प्लग यूज करते हैं, यहाँ से आर्सीन गैस ऊपर जा रही है और इसका रिएक्शन होता है मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से। तो यहाँ पे और अदर कोई गैस ऊपर ना जाए उसके लिए हम लेड एसीटेट का क्या करते हैं, कॉटन का एक प्लग यहाँ पे ट्यूब में लगा देते हैं, ठीक है, कि और कोई गैस ऊपर ना जाए, केवल कौन जाए, आर्सीन गैस जाए, और वो हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर जो होता है उससे रिएक्ट करके येलो कलर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ये हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है। तो उसमें जो लेड एसीटेट का प्लग हमने यूज किया उसका पर्पस होता है कि यहाँ से अदर गैसेस ना जाए। वो कौन सी गैस हो सकती है, आर्सीन तो बेटा जरूरत है, ये तो जाना ही चाहिए, ये तो आंसर होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ होता नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्रिएट होती है जब हम आर्सीन गैस को जनरेट करते हैं, तो सम अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्रिएट होती है और वो ऊपर जाके मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट ना कर जाए, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लेड एसीटेट का कॉटन प्लग यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। यहाँ से सीधा सीधा जो है, ये जो हमारा आपने देखा होगा जो सड़ा हुआ आपका एग रहता है उससे भी जो स्मेल आती है, उस स्मेल भी किससे आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से ही आती है। ध्यान रखना, ये जनरल साइंस का एक पॉइंट है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए बाकी लिमिट टेस्ट, जैसे आज अपन से कोई क्लोराइड का पूछ ले तो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट में अपन AgNO3 का यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे AgCl का अपना प्रेजेंस बनेगा, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में वो होता है। अगर आपसे कोई सल्फेट के लिमिट टेस्ट का क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना है सर हम बेरियम क्लोराइड का यूज करते हैं, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का आपका क्या बनती है, टेट्राट्री बन जाती है, उसका हम कंपैरिजन करते हैं। अगर उसने पूछा कि आयरन का लिमिट टेस्ट बताओ, तो देखो आयरन हमेशा फेरिक फॉर्म में होता है। अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा कि वहां पर फेरिक फॉर्म में अगर आयरन है तो पहले उसको फेरस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि एब्जॉर्प्शन में अपन ने देखा था फेरस में कन्वर्ट करना जरूरी है, आरबीसी में भी फेरस फॉर्म में आयरन रहता है। यहाँ पर यूज करते हैं अपन थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, फिर यही थायोग्लाइकोलिक एसिड इससे रिएक्ट करता है और यहाँ पे आपका पर्पल रेड कॉम्प्लेक्स बनता है फेरिक थायोग्लाइकोलिक, ठीक है, ये हो गया आयरन का लिमिट टेस्ट, ठीक है। अब आता है भैया लेड का लिमिट टेस्ट। देखो लेड का लिमिट टेस्ट में हम यूज करते हैं जो रिएजेंट वो कहलाता है डाइथियाजोन, यूज करेंगे अपन यहाँ पर, वो रिएक्ट करता है। और आर्सेनिक का भी अपन ने देखा आर्सेन गैस होती है, मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर होता है, ये रिएक्शन होती है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसको बोलते हैं बेटा गुडजेट apparatus बोलते हैं। तो ये पूरे लिमिट टेस्ट का रिवीजन है केवल 3 मिनट में, ठीक है, इतने जल्दी अपन ने लिमिट टेस्ट को कवर कर लिया। तो यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपना रिवीजन किया करो कि रिवीजन हमें कैसे करना है, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, इन रिवीजन को बहुत अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये लेड एसिड का प्लग है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर लगा हुआ है, यहाँ से ये आपका क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन। देखो अब भी आपको मैंने बताया कि हमारा जो लिमिट टेस्ट होता है आयरन का, सबसे पहले अगर मान लो अपना फेरिक फॉर्म है इंट्रोड्यूस, तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फेरस फॉर्म में। ये काम कौन करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड करेगा। फिर इस थायोग्लाइकोलिक एसिड का रिएक्शन फेरस से होगा और यहाँ पे बनेगा फेरस थायोग्लाइकोलिक, क्या बनेगा, फेरस थायोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। अब इसमें देख लीजिए आप कहाँ पे लिखा हुआ है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो होता है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट बेटा किसी में नहीं होता, हाँ बेरियम क्लोराइड रिएजेंट होता है, और जब सल्फेट का लिमिट टेस्ट करोगे तो बेरियम सल्फेट वहां पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और ये हम जानते हैं बेरियम सल्फेट जो होता है एक्सरे कंट्रास्ट मीडिया के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। डाइफेनाइल थियाकार्बोनोल, इसे डाइथियाजोन भी बोलते हैं, ये लेड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर, ये पेपर हमारे आर्सेन गैस से रिएक्ट करता था, आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में होता था,
तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड। और बनता क्या है प्रोडक्ट, याद रखना अच्छे से, फेरस थायोग्लाइकोलेट, फेरिक नहीं, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता। तो ये हो गया आयरन का लिमिट टेस्ट, आयरन के लिमिट टेस्ट में इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से। ये आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड प्रिपरेशन, देखो कोई भी एंटासिड प्रिपरेशन है उसकी आइडियल प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई है। देखो एंटासिड की सबसे आइडियल प्रॉपर्टी है कि भाई एसिड न्यूट्रलाइजिंग एसिड कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए। ऊपर से जो एंटासिड है वो हमारा मेन ये है कि उसको एब्जॉर्ब नहीं होना, आपको स्टमक में ही काम करना है, सबसे मेन फीचर ये। जो जनरल अपन एंटासिड वर्ड यूज करते हैं ना, इनको मतलब ये कि ये एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्ब होना चाहिए और HCl को न्यूट्रलाइज करें। अगर ये एब्जॉर्बल वाले हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिस्टमिक एंटासिड। और उसमें आता है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और सोडियम साइट्रेट आता है। ध्यान रखना उसमें कौन आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट आता है आपका। तो अल्टीमेटली जो है ये क्या है आपके, नॉन एब्जॉर्बल होते हैं। तो देखिए शुड नॉट बी एब्जॉर्बल, ये बात तो सही है, ठीक है। नॉट कॉजेस सिस्टमिक अल्कोलोसिस, ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, नॉट कॉज द सिस्टमिक अल्कोलोसिस, वो ब्लड में ही नहीं जाना है। शुड बफर इन द पीएच रेंज 4.6 ऑल अबव द अबव। तो देखिए यहाँ पे जब ऑल ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, और बात तो सबका सही है कि भाई सिस्टमिक अल्कोलोसिस कॉज नहीं करना चाहिए, मतलब बात ऊपर का जो पॉइंट है इसका मतलब है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ब्लड में नहीं जाएंगे। तो दूसरे का मतलब भी तो है कि ये जब ब्लड में नहीं जाएंगे तो क्या नहीं कॉज करेंगे, एल्कोलोसिस कॉज नहीं करेंगे। मतलब आपका फर्स्ट और जो सेकंड ऑप्शन है वो तो सेम ऑप्शन है भाई। ये मैंने एक बार बोला कि आप वो अंदर नहीं जाने देंगे और दूसरे टर्म में बोल रहा हूँ कि अंदर आपके फैक्ट को नहीं आने देंगे, तो बात तो बराबर है ना। तो ये तो दोनों बराबर हो गए। अब अगर बात करें एक प्रॉपर पीएच रेंज में, कम से कम ये हमारे काम कर दे रहे हैं 4 to 6 में, तो यहाँ प्रॉपर्टीज जो एंटासिड की हैं वो आपको दिख रही है कि सभी प्रॉपर्टीज हमारी सही है, एंटासिड की सभी प्रॉपर्टी सही है। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, अगर एंटासिड वर्ड लिखते हो तो एंटासिड का मतलब ये भाई वो बेसिक वर्ड यही है कि आपका एंटासिड तो उसको स्टमक में ही काम करना है, एब्जॉर्ब नहीं होना। हाँ कुछ हमारे स्पेशल एंटासिड है और जब उनको बोला जाए कि सिस्टमिक एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, वो हमारे यूज किए जाते हैं तो वो अलग है। तो एंटासिड का जनरल पर्पस यही है कि भाई आपको क्या नहीं करना है, एब्जॉर्ब नहीं होना है। व्हाट शुड बी द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड अपन ने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई यहाँ पर। ये लूनर आपका लूनर कास्टिक होता है, ठीक है। लूनर कास्टिक किसका नाम होता है भैया, जो हमारे AgNO3 है उनको कहा जाता है लूनर कास्टिक। ये हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये देखो अब भी मिले थे हमें क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट था, AgNO3 यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ऊपर से आपका AgNO3 आपको एनालिसिस में मिलता है जब हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कोई भी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो लूनर कास्टिक होता है, AgNO3 होता है। चाहे वो हमारी मोहर्स मेथड हो, वहां पर पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर यूज करते हैं, और अगर वोलार मेथड होती है तो वहां पे अपन फेरिक एलम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। बट यूज यही होता है, चाहे वो फजन्स मेथड हो उसमें अपना एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होता है, तो आपका AgNO3 वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो जगह AgNO3 हमको मिलता है। यहाँ पर देखिए लूनर कास्टिक मतलब होता है सिल्वर नाइट्राइड लिखा है, ठीक है, ये तो गलत लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट होगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है, इसको AgNO3 बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट होगा। अगर कहीं और ऑप्शन में बेटा नाइट्रेट लिखा होता तो अपन वो लगा देते, अब क्योंकि कहीं और लिखा भी नहीं है, ठीक है, आपका AgNO3 मतलब नाइट्रेट, कहीं और लिखा भी नहीं है, तो नाइट्रेट में ही क्या है ये हम समझ सकते हैं एग्जाम में, तो वहां पे क्या हुआ है, टाइपिंग एरर हमारा प्रेजेंट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, अपना आंसर इसका सीधा सीधा आंसर ए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो लेलवा जो AgNO3 होता है उसको क्या बोलते हैं भाई अपन, लूनर कास्टिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, व्हाइट क्रिस्टल है, एंटी माइक्रोबियल भी होता है, स्ट्रिंजेंट भी होता है, ड्रेसिंग मटेरियल्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल एसीटेट कॉटन वूल यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। बेटा अभी अपन ने देखा था कि जो आपका लेड एसीटेट का कॉटन वूल है हम आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्यों यूज करते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जस्ट
कि भाई आपका लेड एसीटेट है जो जो उसका कॉटन वूल है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं भाई, अननेसेसरी हमारी H2S ऊपर ना जाए और वो मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट ना करे। किससे रिएक्ट ना करे, मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट ना करे। तो यही होगा आंसर, टू ट्रैप द H2S गैस, H2S गैस को क्या करने के लिए, ट्रैप करने के लिए। अगर येलो कलर डेवलपमेंट की बात करें ये तो आर्सेनिक गैस प्लस हमारा आपका मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 ये पेपर का रिएक्शन होता है, ठीक है। आर्सेनिक गैस जनरेट करना जरूरी होता है, वही रिएक्ट करता है, ये तो सब जरूरत है। ये हाइड्रोजन H2S को हमें पकड़ना है, तो उसके लिए हमने लेड एसिडेट का वूल यूज किया। नाम क्या होता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट का बेटा, गुडजेट टेस्ट उसको कहते हैं, ध्यान रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज स्टोर्ड इन द ब्लैक कलर पेंटेड सिलेंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इनऑर्गेनिक गैसेस हम सब जानते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ किसको स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आपका जैसे ऑक्सीजन गैस का स्टोरेज जो होता है इसका व्हाइट शोल्डर होता है, क्या होता है बेटा, व्हाइट शोल्डर होता है हमारा, ठीक है। और ब्लैक सिलेंडर रहेगा, ये सबसे कॉमन होता है हॉस्पिटल में, ब्लैक सिलेंडर रहेगा, व्हाइट शोल्डर एंड ब्लैक सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ग्रे कलर के सिलेंडर में स्टोर करेंगे, कहां पर, ग्रे कलर के सिलेंडर में स्टोर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस होते हैं जो कहां पर यूज होते हैं बेटा, हॉस्पिटल में यूज होते हैं। अगर कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज होता है तो बता सकते हो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या होगा, आप लोग बताएं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या हो सकता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जनरली अगर हमारी बॉडी में कम होती है तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है, इसको एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट अपन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इसको अपन यूज करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि देखो सिलेंडर ब्लैक किसी का भी हो सकता है, जो सिलेंडर सिलेंडर का कलर दिया गया है ना वो ब्लैक किसी का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहानी में ये है कि भाई आप यहाँ पे और भी लिखना पड़ेगा, ब्लैक सिलेंडर विथ व्हाइट शोल्डर, ठीक है। ये अगर आप लिखेंगे इतना क्वेश्चन आपको रखना पड़ेगा। और जनरली जो ब्लैक सिलेंडर है वो ऑक्सीजन का रहता है विथ व्हाइट शोल्डर, तो आंसर ए होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर ग्रे होता है, नाइट्रोजन का सिलेंडर हमारा आपका क्या होता है, ब्लैक नहीं होता है, हीलियम का भी नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन लार्ज प्लांट में स्टोर की जाती है तो उसके ग्रीन कलर का सिलेंडर होता है, ये देखिए ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये व्हाइट शोल्डर है और ब्लैक सिलेंडर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे भाई, हमारे मेडिकल जो ऑक्सीजन होता है उसका सिलेंडर ये रहता है। AgNO3 कैटेगराइज इनटू, देखिए AgNO3 को किस कैटेगरी में रखा गया है, हमने अभी बात की कि हमारा AgNO3 वैसे लिमिट टेस्ट में भी यूज होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी यूज होता है। अब AgNO3 को किस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर बताइए मुझे, जैसे AgNO3 के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, ये आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज होता है, ठीक है। ऊपर से हमारा लिमिट टेस्ट में यूज हो रहा है, ठीक है, क्लोराइड ये। अब बेटा अब भी यहाँ पर देखो ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल कोई नहीं होगा, हेलोजनेटेड होगा ही नहीं, हेलोजन है नहीं इसमें। अब यहाँ लिखा तो है बेटा प्रेसिपिटेशन करता है, क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, प्रेसिपिटेशन करता है, इसलिए तो उसको अपन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं। वो क्या करता है, प्रेसिपिटेशन करता है, इसलिए उसको हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज किया। तो सीधा सीधा आंसर अपना सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर भाई अपना एकदम करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन एग्जांपल ऑफ द नॉन एब्सॉर्बेबल एंटासिड। अभी हमने बात की थी ऐसे एंटासिड्स का नाम बताएं जो एब्सॉर्ब नहीं होगा ब्लड में, सिस्टमिक एल्कोलिसिस कॉज नहीं करेगा, उसका नाम बताना है। तो मैंने आपको बताया ना कि नॉन एब्सॉर्बेबल के याद ना करके एब्सॉर्बेबल के याद करो। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट ये हमारे सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। इनके अलावा जितने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम के सॉल्ट है, ये सभी हमारे नॉन एब्सॉर्बेबल एंटासिड ही होते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ द नॉन एब्सॉर्बेबल एंटासिड, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, डाल दो यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या डाल दो, एक्सेप्ट, तब आंसर आएगा। ये नॉन एब्सॉर्बेबल है हमारा, ये हमारा नॉन एब्सॉर्बेबल है, ये हमारा नॉन एब्सॉर्ब है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हमारा एब्सॉर्बेबल है, इसलिए मैंने कहा एक्सेप्ट लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या होगा,
आपका नॉन एब्जॉर्बेबल तो हमारे सभी हैं, एल्यूमिनियम भी है, कैल्शियम भी है, ये सभी है। तो नॉन एब्जॉर्बेबल में आपका सीधा सीधा आंसर जो रहेगा एक्सेप्ट लगाओगे, तब हमारा आंसर डी आंसर भाई अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर हमारा आएगा। और अगर आप ए पर जाते हो बेटा तो बी में भी आंसर हो सकता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से कि जो नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन, अगर देखो कॉमन के हिसाब से, अगर इसमें इसी क्वेश्चन में गिवन एग्जांपल आप कॉमन लिख दें, कॉमन नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, तो आंसर अपना ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है ये हो जाएगा। बाकी कैल्शियम के जो सॉल्ट होते हैं वो भी हमारे एज एंटासिड काम कर जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आता है केमिकल, आपका लिखा है 3 इथाइल 3 फिनाइल 2 6 पाइपरिडी नॉन, किसका नाम है बताओ, ये किसका नाम है? ये जिसका भी नाम है आप आराम से बता सकते हो। देखो एक बात तो कंफर्म है कि बेटा हेलोजन, हेलोजन नहीं, क्योंकि इसमें हेलोजन होता है, यहाँ कहीं हेलोजन नहीं है, ठीक है। थायोपेंटॉल भी नहीं है क्योंकि सल्फर होता है बेटा, यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें सल्फर लिख रहा हो, ठीक है। मतलब आपको आईपीएससी नेम अब आता है ना तो उससे डरने की जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल लॉजिक बेस्ड हमारे आंसर आ जाते हैं, लॉजिक बेस्ड आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, आपको लॉजिक बेस्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिनाइलजीन है हमारा, फिनाइलजीन जो होता है ये, इसमें आपका नाइट्रोजन है, एजीन वाली रिंग है, ऐसी कोई यहाँ पे एजीन रिंग का पाइपरडीन लिखा है, तो पाइपरडीन का इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, तो ग्लूटेथिमाइड हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्लूटेथिमाइड अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर अपना ए एकदम करेक्ट माना जाएगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना ग्लूटेथिमाइड का स्ट्रक्चर होता है, पाइपरडीन रिंग उसमें प्रेजेंट होती है। ऑल आर द न्यूअर बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक एक्सेप्ट, सभी हमारे न्यूअर बेंजोडाइजेपिन है, हिप्नोटिक है और एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब सभी नए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक और नाम लिख लो नए वालों का ही, ये अभी बताऊंगा इसको क्यों काटा, जेलिप्रोन लिख लो, ये हमारे तीनों न्यूअर हिप्नोटिक है, जोलिपिडेम, जोपिक्लोन और जेलिप्रोन। और जो डायजीपाम है ये अपना ओल्ड वाला है, ये क्या हो गया 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है, समझ गए, तो ये 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन लिख दिया, 1,4 डाइहाइड्रो, ये 1,4 बेंजोडाइजेपिन होता है, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन इसलिए लिखा क्योंकि उसमें 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन जो होता है उसमें निपेडिपिन आता है, और यहाँ पे क्या होता है 1,4 बेंजोडाइजेपिन। तो भाई मैं उनको साथ में याद करने की सलाह देता हूँ कि 1,4 आप याद कर याद रखा करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये आंसर हो गया डी। अब सर आपने ये फ्लूमेथनिल को क्यों हटा दिया था? एक्चुअल में फ्लूमेथनिल हमारा जो है ये आपका बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट है, क्या है, बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो उसका एंटीडोट होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है किसके, अपने बेंजोडाइजेपिन का, ठीक है, ये अच्छे से याद रखोगे आप भाई। पिक्रोटॉक्सिन गाबा का एंटागोनिस्ट होता है हमारा, ठीक है, पिक्रोटॉक्सिन जो होता है वो गाबा का एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। फ्लूमेथनिल बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट है, बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग में इसको दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको बहुत अच्छे से, ओके। तो इसका आंसर तो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से हम अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई, 2473 पोस्ट पे था, बहुत बड़े नंबर होते हैं, ये बहुत गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है कि भाई वहां पे गवर्नमेंट ने आपको इतने सारे वैकेंसी निकाले हैं, तो भाई अब आप सब काम बंद कर दें, ज्यादा से ज्यादा समय किसको दें, पढ़ाई को दे दें, क्योंकि देखो पोस्ट आती है बेटा 10 आती है, 15 आती है, 20 आती है, अब यहाँ पे 2000 है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मतलब अगर आप पढ़ लोगे तो नौकरी जरूर पा जाओगे, ये बात तो एकदम कंफर्म है। तो इसके लिए आपके जो लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, 25 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उन क्लासेस को आप रेगुलरली क्या करें, अटेंड करें, एक न्यू जो आपका लिमिटेड टाइम दिया गया है उस टाइम में आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं, ओके। ये स्ट्रक्चर किसका है, देखिए ये स्ट्रक्चर जिसका भी अपन देख लेते हैं, देखो सबसे पहले इसकी सल्फर नहीं तो थायोपेंटोन का नहीं है, ठीक है, इटियाजोलम का भी स्ट्रक्चर नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देखना, ये स्ट्रक्चर है किसका आखिर में, बारबीटल का स्ट्रक्चर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब तक एल्काइल ग्रुप ना लग जाए इस 5 पोजीशन पर वो बार्बिट्रेट्स नहीं कहलाता, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। और जब यहाँ पे आपके ग्रुप लग जाते हैं, यहाँ पे क्या लग जाते हैं, ग्रुप लग जाते हैं,
तभी उसको बोलते हैं बार्बिटरेट्स, और उसमें क्या होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होती है। समझ रहे हो आप? तो ये जो बना है स्ट्रक्चर, दैट इज द बार्बिट्रिक एसिड। लेकिन बार्बिट्रिक एसिड में कोई भी सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन। इसके पास कोई सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। इसके पास कोई भी सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। ये बार्बिट्रिक एसिड है, और जब बार्बिट्रिक एसिड में यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे, ये उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में आता है, तभी उसमें एक्शन आता है। बाकी जनरली उसमें एक्शन प्रेजेंट नहीं होता। जब तक उसमें आप ग्रुप ऐड नहीं करोगे ना, तब तक उसमें कोई भी एक्शन नहीं आएगा। ये अच्छे से याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलो हार्मोनल एंटी कैंसर ड्रग पूछ रहा है, मतलब हमारे हार्मोनल सिस्टम पे काम करती है, एंटी कैंसर ड्रग के साथ काम दिया जाता है। जैसे प्रोकार्बाजिन है, प्रोकार्बाजिन बेटा मिथाइल हाइड्रोजन कैटेगरी में आता है, हमारा एल्काइलेटिक एजेंट होता है। ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है, ये तो प्योर एल्काइलेटिक एजेंट हो गया। हाइड्रोक्सी यूरिया भी हमारा प्योर एंटी कैंसर ड्रग है, हार्मोनल नहीं है। टिनोपोसाइड जो होता है, एटोपोसाइड, टिनोपोसाइड, ये टोकवाइज हमारे सेकंड इनहिबिटर होते हैं, पोडोफोलोटॉक्सिन से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हमारे क्या होते हैं, प्योर एंटी कैंसर। एनेस्ट्रोजोल जो है हमारा, ये एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर है। क्या है अपना? एरोमेटेज एंजाइम का इनहिबिटर होता है, और ये हमारा हार्मोनल ड्रग भी है बेटा। इसमें एजोल रिंग है, देखो आपका। तो ये जो है हमारा सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो ये अलग अलग हमारे बहुत सारे हार्मोनल ड्रग्स जो होते हैं आपके एंटी कैंसर में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोनल ड्रग्स को यूज किया जाता है? सबसे पहले देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज कर सकते हैं, एस्ट्रोजन, सेलेक्ट्रोड आपकी एसईआरएम होते हैं, टेमोक्सिफेन है, एंटी एंड्रोजन्स भी यूज कर सकते हैं, फ्लूटामाइड, बाइफ्लूटामाइड। एरोमेटेज इनहिबिटर आपका है लेट्रोजोल, एनेस्ट्रोजोल। हाई वाल्फरडक्टिन में आपका फिनिस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड हो गया। जीएनआरएच एनॉग में गॉसिरेलिन, नेपरेलिन हो गया। प्रोजेस्टिन का एनालॉग हो गया। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में आपका फल्वेस्ट्रेन। तो ये सभी ड्रग्स हमारे यूज किए जाते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ, ठीक है, अकेले नहीं, उनके साथ इनको दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर? अब ये अपन ने देखा एसईआरएम पूछ रहे हैं वहां पर, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। एसईआरएम अभी अपन ने देखा कौन होता है, लेट्रोजोल तो एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर है, ये अपने एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव है, ठीक है। फल्वेस्ट्रेन हमारा डाउन रेगुलेटर है, ठीक है। आपका टेमोक्सिफेन आएगा, कौन आएगा? टेमोक्सिफेन अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा बेटा। सीधा सीधा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन। मतलब आप इस ऐसे क्वेश्चंस को तो अच्छे से करना ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से ये डिस्कस किया था, फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्प्लेटिन। ये क्वेश्चन सिस्प्लेटिन का नहीं है, ये हमारे दिमाग का क्वेश्चन है। देखिए सिस वर्ड लिखा है, मतलब आपके सेम साइड पे ग्रुप होंगे। देखिए सिस्प्लेटिन, देखिए यहाँ पर आपका ब्रोमीन, ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। सेम ग्रुप कहाँ पर है? ये भी नहीं होगा सर। सर ये हो जाएगा, देखिए सर यहाँ पर अमोनिया दोनों साइड, ये सिस में है, ये सिस में, तो सीधा सीधा आंसर होगा सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन हमारे प्लेटिनम कंपाउंड होते हैं दैट हैव द एंटी कैंसर एक्शन। इनका जो मैकेनिज्म होता है वो एल्काइलेटिक एजेंट के जैसे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एल्काइलेटिक एजेंट के जैसे काम करते हैं। और मैकेनिज्म क्या है इनका भाई? ये टॉक्सिक भी बहुत होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, इसमें ओटोटॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है, टिनिटिस देखने को मिलता है। ध्यान रखना, ये एल्काइलेटिक एजेंट के जैसे काम करते हैं सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूपीएसी नेम ऑफ द थायोटेपा। थायोटेपा का आईयूपीएसी नेम बताना है भाई, एंटी कैंसर ड्रग है। थायोटेपा जो है हमारी आपकी एजोरिडीन कैटेगरी में आती है। किसमें आती है? एजोरिडीन या इथाइलइनिमीन कैटेगरी में आती है। किसमें आती है? इथाइलइनिमीन क्लास में आती है। एल्काइलेटिक एजेंट होता है। अब इसका हमने आईयूपीएसी नेम आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा है बेटा आपसे? आईयूपीएसी नेम पूछा गया है। तो इसके आईयूपीएसी नेम आप आराम से कर सकते हो इसकी केमिकल क्लास के बेसिस पर, केवल केमिकल क्लास के बेसिस पर। अब मुझे एक चीज बताना, थायोटेपा जो होता है उसमें आपका ये जो ड्रग होती है, इस तरीके से ड्रग होती है हमारी, यहाँ पर ये यहाँ से आपकी एजिडिन रिंग लगी रहती है, ये लगी है, ये आपकी एजिडिन रिंग लगी रहती है यहाँ से, ये लगी हुई है। अब मुझे एक बताना एक बात बच्चों, कि जैसे ये रिंग बनी हुई है यहाँ पर, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका ये जो है, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि ये जो भी पार्ट है, ये यहाँ पर आपका जो भी पार्ट लगा रहता है वो एक्चुअल में एक ही पोजीशन पे लगा रहता है।
यहाँ देखिए ये कोई नहीं होगा, एक ही पोजीशन ये है, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फो आपका, थायो आपका यहाँ रहता है, तो ये इस तरीके से रहता है, इसका स्ट्रक्चर ये, तो एक ही पोजीशन पे सब कुछ लगा रहता है, तो ये एजिडिन रिंग यहीं पे लगी रहती है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा इसका, सीधा सीधा आंसर अपना सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ही जगह रहता है, देखिए एक ही जगह लगा रहता है ना, तो वो आपको इसी आधार पर बन जाता है। नेचुरली अकरिंग टेट्रासाइक्लिन कौन सा, देखो टेट्रासाइक्लिन एक हमारी क्लास है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी होती है। अब उसमें नेचुरली पूछ रहा है, जैसे डॉक्सी और मोनोसाइक्लिन वगैरह तो सेमी सिंथेटिक होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि ये तो सेमी सिंथेटिक, ये सेमी सिंथेटिक हो गया, अब मेथासाइक्लिन सेमी सिंथेटिक, टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन वो हमारे नेचुरल होते हैं। तो आंसर सीधा सीधा सी आंसर अपना एकदम करेक्ट होगा। टेट्रासाइक्लिन को ध्यान रखना अच्छे से, टेट्रासाइक्लिन में अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन का पहला क्वेश्चन इसका भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो हम बोलेंगे 30s राइबोसोम यूनिट से बाइंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है, इतना आपको याद रखना। अगली लाइन अगर देखें, अगर एक्सपायरी डेट का हम टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं तो इसमें डिग्रेडेड प्रोडक्ट बन जाते हैं, आपकी इपी टेट्रासाइक्लिन बनता है, एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन बनता है, जो कि टॉक्सिक हो जाती है, और ये जाके क्या करते हैं, फेनकॉनी सिंड्रोम कॉज करते हैं, याद रखना अच्छे से, फेनकॉनी सिंड्रोम कॉज करेगी, कौन सा सिंड्रोम कॉज करते हैं, फेनकॉनी सिंड्रोम कॉज करते हैं। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जानते हैं हम लोग कैल्शियम से कॉम्प्लेक्स करता है, अपनी बोन और टीथ को अफेक्ट कर सकता है, एंटी एनाबोलिक इफेक्ट रखता है, हेपेटोटॉक्सिक होता है, ये सब चीजें आपको मालूम। और इसमें डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये रीनल रूट से एक्सक्रीट नहीं होता है, ये अपने स्टूल के थ्रू, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होता है, इसलिए इसको अपन देखें ना, तो अगर रीनल प्रॉब्लम है तो डॉक्सीसाइक्लिन को दिया जा सकता है। और टेट्रासाइक्लिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, दो आते हैं हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन, तो अच्छे से इसको याद रखोगे भाई, अपने टेट्रासाइक्लिन को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ से देखिए नेचुरल में कौन है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है। अब आता है ड्रग बिलोंग टू द लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक जो होते हैं ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, और ये भी आपके बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर के होते हैं। इसमें लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक में दो आते हैं, एक अपना लिंकोमाइसिन आता है बेटा, लिंकोमाइसिन आता है, ये ड्यू टू टॉक्सिसिटी इसको यूज नहीं किया जाता, इसी का डेरिवेटिव होता है क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। इनका मैकेनिज्म क्या होता है, 50s राइबोसोम यूनिट से बाइंड करना है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है। तो क्लॉक्सासिलिन तो बेटा अपना क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है। जेंटामाइसिन जो होता है अमीनोग्लाइकोसाइड में आता है हमारा। डॉक्सीसाइक्लिन बेटा टेट्रासाइक्लिन में आता है। क्लिंडामाइसिन किस में आता है, लिंकोसामाइड में आता है। क्लिंडामाइसिन किस में आएगा, लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी में हमारा आता है, तो इसको याद रखेंगे ये किस में आता है, हमारे इसमें। आगे देखिए बहुत सारी क्लासेस हैं हमारे एंटीबायोटिक की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आता है सल्फोनामाइड। देखो सल्फोनामाइड की पहचान है, सबके आगे सल्फा लगा रहेगा, जिसके आगे नहीं लगा रहेगा जैसे डेप्सोन है हमारा, या आपका पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड हो गया, ठीक है। 5 आपको ध्यान रखना है, ये एंटिटी भी होता है। इसके अलावा 5 आपका अमाइनोसैलिसिलिक एसिड हो गया, और इसके अलावा एक ड्रग होती है मीफिनाइड। मीफिनाइड अपना सल्फोनामाइड है, लेकिन उसमें सल्फा ग्रुप नहीं होता, याद रखेंगे। डाई अमाइनो पाइरिमिडीन कैटेगरी में अपना कौन आता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, ट्राइमेथोप्रिम और पायरामेथामीन आता है। ट्राइमेथोप्रिम और पायरामेथामीन अकेले कभी नहीं होते, हमेशा सल्फोनामाइड के साथ दिए जाते हैं, और सल्फोनामाइड की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर कोई ड्रग इनके कॉम्बिनेशन में यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, सुप्रा एडिटिव कॉम्बिनेशन। जैसे उसका वेल नोन एग्जांपल आपको पता है सभी को, क्वाट्रीमोक्साजोल जो सेफ्ट्रॉन के नाम से आता है, इसमें सल्फा मेथोक्साजोल प्लस क्या होता है, ट्राइमेथोप्रिम होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है क्विनोलॉन्स। क्विनोलॉन्स या हमारे फ्लोरोक्विनोन्स होते हैं, 6 फ्लोरोक्विनोल, उसमें गैलिडिक्सिक एसिड है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये सभी होते हैं डीएनए गायरेज एंजाइम भी लोग इनहिबिट करते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हमने देखा पेनिसिलिन है अपना, सेफेलोस्पोरिन है, मोनोबैक्टम है, और कार्बापिनॉम होते हैं, ये हमारे हैं सभी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन पूरी कैटेगरी है, एक टाइजीसाइक्लिन भी होता है हमारा, ठीक है, ग्लाइसिक साइक्लिन में आता है जो, वो भी इसी में आता है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव में कौन आता है भाई, हमारा
फेनिकोल आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। इसमें जो सिंड्रोम होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामिसिन, अमीकेसिन, ये सभी आते हैं। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो होते हैं ये भी प्रोटीन इनहिबिटर है। इसमें हमारा एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन आता है। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक में कौन आता है? लिंकोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन आता है। तो ये सभी एंटीबायोटिक का केमिकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल कूल माइंड से अच्छे से एक बार पढ़ लेना। सभी का क्लासिफिकेशन, सभी का मैगजीन, वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में कौन आता है? विनकोमाइसिन आता है। विनकोमाइसिन, टाइकोप्लेन विनकोमाइसिन सेल वॉल पे काम करता है और रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है। ऑक्साजोलिडिन डाइओन, ये लिनिजोलेड है हमारा। ये इस लिनिजोलेड में मार्फोलिन रिंग रहता है, माओ एंजाइम को भी ये इनहिबिट करता है, ध्यान रखना इसलिए। इसमें मार्फोलिन रिंग होता है, अपन ने पढ़ा है। मैक्लोबिमाइड होता है अपना माओ एंजाइम इनहिबिटर, उसमें मार्फोलिन रिंग होता है। तो ये माओ एंजाइम को इनहिबिट करता है। लिनिजोलेड की अगर मैकेनिज्म की बात करो, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ये हमारा। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक जनरली सेल मेम्ब्रेन पे काम करते हैं। पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन, बेसिट्रेसिन, बेसिट्रेसिन सेल वॉल पे भी काम कर लेता है। नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव में कौन आता है? नाइट्रोफ्यूरोक्वाइन आता है, फ्यूराजोलिडोन आता है। नाइट्रोइमिडाजोल बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें अपना मेट्रोनोजोल, टिंडाजोल आता है, जो बेसिकली एंटी अमीबिक होते हैं। और इनकी अगर मैकेनिज्म की बात करो तो ये लोग क्या करते हैं? नाइट्रो रेडिकल को जनरेट करते हैं। निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव्स में हमारे एंटी टीबी ड्रग आएंगे। आइसोनियाजिड है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, पायराजिनामाइड है, ये हमारा इथियोनामाइड हो गया, ये सभी आएंगे, ठीक है। पॉलीइन एंटीबायोटिक जो होते हैं एंटी फंगल होते हैं, एम्फोटेरेसिन बी है, ठीक है। और एजोल हमारे एंटी फंगल होते हैं, फ्लूकोनाजोल वगैरह, ये फंगल आपके रिबोस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। पॉलीइन एंटीबायोटिक हमारे सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। रिफैम्पसिन जो होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर है। स्पेक्टिनोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। फ्यूसिडिक एसिड हमारा, ये भी स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक है, अच्छे से याद रखेंगे। साइक्लोसेरिन डी एलानिन का एनालॉग होता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो आपको ये सबके क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म मैंने बता दिए हैं, रैपिडली रिवाइज मैंने करा दिए हैं। इस वाले सेक्शन से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो लाइव क्लासेस बेटा स्टार्ट हो चुके हैं हमारे 25 मार्च से, तो आप समय वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें भाई, ठीक है। Which of the following are the नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव? अभी अपन ने डिस्कस किया था नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव कौन सा है। तो नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव जो है उसमें क्लिंडामाइसिन तो बेटा लिंकोसामाइड है। क्लोरमफेनिकोल हमारा नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव है। क्लोरमफेनिकोल बहुत फेमस है बेटा, ये बोन मैरो डिप्रेशन करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, याद रखना ये नाइट्रोबेंजीन में आता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। डॉक्सीसाइक्लिन नहीं होगा, मिनोसाइक्लिन नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर बेटा अपना बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है, इन्होंने पूछा हमसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है, तो भाई अपन बना देते हैं, क्या दिक्कत है अपन को, अपन ने बना दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई हमारा। ये हमने पहले बनाया, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया, और ये अपने यहाँ पे ये H लगाओगे तो सैलिसिलिक एसिड है। अब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये एसिटाइल हो गया पूरा यहां से की तरह, और ये सैलिसिलिक एसिड तो उसको बोलते हैं एस्प्रिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस्प्रिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन का दूसरा नाम अगर आईयूपीएसी नेम होता है, अगर आप इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलोगे, जब सैलिसिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में एसिटाइल, और अगर आपने ये पूरा वर्ड बोला तो ये वर्ड होता है एसिटॉक्सी। क्या होता है? एसिटॉक्सी। और अगर एसिटॉक्सी वर्ड आप यूज करते हो तो ये फिर बेंजोइक एसिड है। तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड हमारे एस्प्रिन का आईयूपीएसी नेम होता है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एस्प्रिन का क्या होता है? आईयूपीएसी नेम होता है, ध्यान रखना अच्छे से। एस्प्रिन से जो सिंड्रोम कॉज होता है कौन सा? रेस सिंड्रोम कॉज होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द बेंज हाइड्राइल ग्रुप? बेंज हाइड्राइल ग्रुप किसमें होता है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले अपन पकड़ते हैं कि चीजों को, हिस्टामिन में तो बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि हिस्टामिन में इमिडाजोल रिंग होती है, हिस्टामिन में इमिडाजोल रिंग होती है, ये अपने हिस्टडीन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब ऑप्शन बी और सी है, दोनों ऑप्शंस हमारे हैं, और आपसे पूछ क्या रहा है वो, आपसे पूछा जा रहा है भाई
यहां से आपको पूछा गया है बेंज हाइड्राइल ग्रुप का। देखो दोनों में आपके फिनाइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बताइए भाई, दोनों में आपको फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बताइए, दोनों में फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं जब आपको, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये होगा आंसर डी। क्या आंसर होगा? डी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें आप यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा डाइफेनाइट्रामीन है, एंटीहिस्टामिनिक होता है, ये हिस्टामिन में मिडाजोल है, वो अपना बेंज हाइड्राइल ग्रुप कहलाता है। देखो बेंज हाइड्राइल ग्रुप इसमें भी है और इसमें भी है, तो आंसर क्या था? डी आंसर अपना सही हो गया। नॉन ऑपियोइड डेरिवेटिव पूछ रहा है भाई, कफ में यूज होता है, ठीक है, तो कोडीन तो ऑपियोइड होता है बेटा, इथाइलमोरिन ओपियोइड है, ये सब ओपियोइड है, नॉस्कैफीन जो होता है ये हमारा ओपियोइड नहीं होता। तो सीधा सीधा आंसर इसका सी आंसर भाई अपना करेक्ट हो जाएगा, इसमें सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी कफ में याद रखना कि हमारे एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, जो अपने कफ को निकालते हैं उनको क्या बोलते हो? एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। जो हमारे कफ को रिमूव करेंगे उनको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें म्यूकोकाइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। म्यूकोलाइटिक्स जो होते हैं कफ की बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, एंटीट्यूसिव जो सीएनएस पे काम करते हैं और कफ को सप्रेस करते हैं, ठीक है। नॉन ऑपियोइड्स उसमें हमारा नोस्केपिन है, डेक्स्ट्रोमेथार्फेन है जो आजकल यूज होता है। चूज द करेक्ट आयोपेसिन पैरा अमाइनोसैलिसिलिक एसिड। देखो पैरा अमाइनोसैलिसिलिक एसिड का आयोपेसिन बताना है, अपन बना लेते हैं भाई। पहले सैलिसिलिक एसिड बना लो, ये बेंजोइक एसिड बना लिया, यहाँ OH लगा लिया, पैरा पे अमीनो लगा दो, नंबरिंग कर दो भैया 1 2 3 4, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सीधा सीधा अपना आंसर बी हो जाएगा, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ये सेकंड जनरेशन जो होती है अपनी एंटी टीबी ड्रग में आता है, ठीक है। आपका यहाँ पर जो होती है सेकंड क्लास एंटी टीबी ड्रग अडमंटीन 1 अमीनेज आयोपेसिन है, आप बताइए। अब इसका क्लेरिथ्रोमाइसिन का तो होगा नहीं, इसका होगा नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अमेंटाडीन और रमेंटाडीन, तो किसका आंसर होगा? अमेंटाडीन है हमारे पास और रमेंटाडीन है, तो ये आंसर किसका होगा? ये जो है आंसर है आपका अमेंटाडीन। अगर इसमें मिथाइल ग्रुप लग जाता तो रमेंटाडीन था, तो आपका आंसर सीधा सीधा, ये एंटीवायरल भी होती है और इसमें एंटी क्या होता है साथ में? एंटी आपकी पार्किंसोनिज्म प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद है आपका, यहाँ देखो लिखा है क्लोट्रीमॉक्साजोल, ध्यान से पढ़ना, क्लोट्रीमॉक्साजोल लिखा है, क्लोट्रीमाजोल नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल तो हमारी टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग है, इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, एजोल, ठीक है। ये आपको लिखा है क्लोट्रीमॉक्साजोल कैसे बनता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि साहब सल्फा मेथोक्साजोल होता है, इसमें सल्फा मेथोक्साजोल होता है प्लस ट्राइमेथोप्रिम होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सुप्रा एडिटिव कॉम्बिनेशन होता है। ये अपना डाइहाइड्रोफोलिक एसिड इनहिबिटर है, ये फोलेट सिंथेटेज इनहिबिटर, ठीक है। इसका जो डोज का रेशो रहता है 5 और इसका 1 रहता है, कंसंट्रेशन का रेशो 20:1 अचीव होता है। ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पे देखो सल्फा मेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम, अपना ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, सेफ्रॉन के नाम से आता है मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस ट्राइमेथोप्रिम को देखो तो इसमें डाई अमाइनो पायरिमिडीन रिंग है, देखिए ये लिखा है डाई अमाइनो पायरिमिडीन रिंग। अगर आप सल्फा मेथोक्साजोल को देखो तो ये लिखा है ऑक्साजोल, इसमें यहाँ पर ये आइसोऑक्साजोल रिंग प्रेजेंट है, उसके स्ट्रक्चर में ही उसके रिंग का नाम लिखा है। क्या लिखा है? उसके स्ट्रक्चर में ही उसके रिंग का नाम लिखा हुआ है, तो ये आपको याद हो जाएगा भाई अच्छे से, तो याद रखेंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट है भाई, ये स्ट्रक्चर किसका है? देखिए ये स्ट्रक्चर जिसका भी है अपन आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो टॉल ब्यूटामाइड, देखिए यहाँ पर ये हमारे कितने कार्बन है? CH2 CH2 और CH2 और CH3, बेटा यही लग रहा मुझे तो ब्यूटाइल वाला टॉल ब्यूटामाइड। ग्लिपेजाइड का आंसर नहीं, मेटफॉर्मिन बिग्वानाइड होता है हमारा, फेनफॉर्मिन को तो बंद ही कर दिया गया, ये भी बिग्वानाइड्स है। फेनफॉर्मिन को बैन क्यों किया गया भाई? लैक्टिक एसिडोसिस के कारण इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। मेटफॉर्मिन अपना बिग्वानाइड्स कैटेगरी में आता है, आज के समय में यूज होता है, ये अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में दिया जाता है, ठीक है ये। और इसको याद रखना, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। मेटफॉर्मिन अगर कोई प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज करता है तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ये ग्लिकेजाइड हमारा जो है दैट इज द सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया हमारे,
ये अपने पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। ऐसे ही इसमें आपके मैग्लेटाइड नाटाग्लिनाइड भी आते हैं, वो भी इंसुलिन रिलीज को बढ़ाते हैं। टॉलबुटामाइड जो आंसर है अपना वो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया है और यही अपना आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका 26 का आपका ई आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द आर रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी ड्रग है जो कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, ये नाम पूछा है। तो देखिए यहाँ पे मेटफॉर्मिन हमने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस का ओवरकम करती है। ठीक है, एकोरबोज हमारा कार्बोहाइड्रेट रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। तो सीधा सीधा आंसर बी आंसर अपना एकदम करेक्ट है, ये एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लेना। देखो बिग्वानाइड्स जो होते हैं एएमपीके काइनेज एक्टिवेटर कहलाते हैं। ये हमारे ग्लूटाथोन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। मेटफॉर्मिन फेनफॉर्मिन तो यूज ही नहीं होता ड्यू टू द लैक्टिक एसिडोसिस। फिर होते हैं थायाजोलिडीन डाइऑन पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिंग एक्टिवेटिंग रिसेप्टर पे काम करते हैं। रोसिग्लिडाजोन पायोग्लिडाजोन आते हैं। पायोग्लिडाजोन में रोसी में ब्लैडर टॉक्सिसिटी है तो उसको भी यूज नहीं करते, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। इसके बाद आते हैं भाई डीपीपी डाइपेप्टाइड पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर होते हैं। इसमें ग्लिप्टिन आते हैं, कौन आते हैं हमारे सीटाग्लिप्टिन आते हैं, डीपीपी 4 इनहिबिटर। जीएलपी एनालॉग होते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एनालॉग, इसमें एक्सोनेटाइड आता है, लिराग्लिटाइड आता है। ठीक है, इसके बाद एसजीएलपी2 जो होते हैं हमारे इनहिबिटर, इसमें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, ये किडनी पे काम करते हैं। इसमें हमारे डेपाग्लिफ्लोजिन एम्पाग्लिफ्लोजिन ये सब आते हैं। ठीक है, ये एम्पाग्लिफ्लोजिन ये बहुत कॉमन है एम्पाग्लिफ्लोजिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ग्लिप्टिन वाले डीपीपी 4 इनहिबिटर होते हैं, जीएलपी 1 जो एनालॉग है एक्सोनेटाइड है, एसजीएलपी2 इनहिबिटर में हमारा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर में ये फ्लोजिन वाले आते हैं। डोपामाइन D2 एगोनिस्ट हो सकता है, ब्रोमोक्रेटिन। अमाइलिन एनालॉग कौन होता है, प्रामिलिटाइड होता है। ठीक है, याद रखिए। और कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन में आपका है कार्बोज है, मैग्नेटोल, गोग्लिकोल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज अमाइलिन एनालॉग। अभी देखा बेटा हमारा प्रामिलिटाइड आपका अमाइलिन एनालॉग होता है, तो सीधा सीधा आंसर आएगा। एक्सोनेटाइड हमारा क्या होता है भाई, एक्सोनेटाइड हमारा यहाँ पर याद रखना है, ये आपका सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सोनेटाइड। अपन ने देखा जीएलपी 1 का एनालॉग होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर। ये डायरेटिक्स का क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर है। ठीक है, तो क्लोरोथियाजाइड तो बेटा हमारा सोडियम पोटेशियम सोडियम क्लोराइड जो हमारा सिम्पोर्ट होता है डिस्टल कन्वर्टिब्यूल पे उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, एसिटाजोलामाइड हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल पे काम करता है, कार्बोनिक एनाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। एमिलोराइड हमारा जो है पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स होता है। मैनिडॉल अपना ऑस्मोटिक डायोटिक्स होता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, एसिटाजोलामाइड अपना एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा कि एसिटाजोलामाइड भाई अपना करेक्ट आंसर है। अगर आप एसिटाजोलामाइड के अंदर जाते हैं, कहां जाते हैं अपन लोग, एसिटाजोलामाइड के अंदर अगर हम जाएं, अगर हम डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे रीनल सिस्टम पर काम करके यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। यहाँ से केमिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। हाई एफिकेसी डायरेटिक्स इनको कहते हैं लूप डायरेटिक्स। ये लूप आप पहले पे काम करते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को बेटा इनहिबिट करती है। ठीक है, इसमें जो आते हैं सल्फोमाइल डेरिवेटिव में फ्यूरिसिमाइड आता है। फ्यूरिसिमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एफ से याद रखना, इसमें फ्यूरोन रिंग रहती है और 5 पोजीशन पे क्या होता है, सल्फोमाइल ग्रुप होता है। इसके बाद फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, इथ्राइनिक एसिड होता है हमारा, ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स वगैरह होते हैं हमारे, मर्सराइल आता है। ठीक है, फिर आते हैं मीडियम एफिकेसी डायोटिक्स। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सोडियम और अपना क्लोराइड जो सिम्पोर्ट होता है उसको इनहिबिट करता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। इसमें थियाजाइड डायरेटिक्स आते हैं हमारे। थियाजाइड में क्वेश्चन आता है इसमें 7 पोजीशन कहां होता है, तो जो आपका 7 पोजीशन पे सल्फोमाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं हमारे वीक डायोटिक्स जो होते हैं, कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड में ध्यान रखेंगे भाई थियाडायाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट होती है और इसमें 5 पोजीशन पे सल्फोमाइल ग्रुप होता है हमारा, ये आपको याद रखना है। और आपके बाकी
ट्राइमेथ्रिन परबोलाइट पोटेशियम स्पायरिंग डायोटिक्स में आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डायोटिक्स हैज अ सिमिलर, ठीक है, स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइऑक्साइड। मतलब डाइऑक्साइड का हमशक्ल कौन है? तो वो आंसर होगा बेटा क्लोरोथियाजाइड। इनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एमपी में आया था 2017 में, एमपी ड्रग इंस्पेक्टर में आया था कि भाई जो क्लोरोथियाजाइड ड्रग है उसका स्ट्रक्चर किस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से सिमिलर है? तो डाइऑक्साइड क्या होता है? हमारा वैसोडाइलेटर ड्रग होता है, पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, उसमें भी इसी टाइप का रिंग आपका प्रेजेंट होता है, तो उसको अच्छे से याद रखोगे भाई, ठीक है, सीडी को याद रखना अच्छे से। देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर। एसिटाजोलामाइड कंटेन अभी बताया था मैंने जब क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर रहा था, तो इसमें इमिडाजोल रिंग नहीं होती, थियाजोल रिंग नहीं होती, सीधा सीधा आंसर है थियाडायाजोल रिंग। थियाडायाजोल रिंग बेटा एक जगह और प्रेजेंट होती है, कीमोलॉल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है उसमें भी रहती है, उसमें मार्फोलिन रिंग भी साथ में रहती है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। ये थियाडायाजोल रिंग प्रेजेंट रहती है हमारी, क्या रहती है? थियाडायाजोल रिंग आपकी प्रेजेंट रहती है। एसिटाजोलामाइड में क्या रहता है? थियाडायाजोल रिंग आपकी प्रेजेंट रहती है। 5 पोजीशन पे क्या होता है? सल्फोमाइल ग्रुप होता है, ये अच्छे से याद रखेंगे। ये एरर्स अराइज ड्यू टू द इंडिविजुअल एनालिसिस। भाई हमारी गलती से एरर हो रहा है तो उस चीज को क्या बोलेंगे? उसे बोला जाएगा पर्सनल एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? पर्सनल एरर। ठीक है, जो हमारी गलती से होता है उसे पर्सनल बोलेंगे। अगर इम्प्योर रिएजेंट ले लिए तो वो रिएजेंट एरर हो गया। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट फंक्शन नहीं कर रहा तो दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये सभी हमारे डिटर्मिनेट एरर में आते हैं, ये सभी सिस्टमिक एरर में आते हैं। मतलब हम इनको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एक्सीडेंटल रैंडम एरर होते हैं जिसको अपन इनडिटरमिनेट एरर बोलते हैं, वो आपका क्या होता है? वो हमारे हैंड में नहीं होते हैं, उनको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, वो रैंडम नेचर के होते हैं। तो एरर होते हैं जो हमारे, जब हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में देखें तो कोई भी मेथड आप फॉलो करोगे तो एरर हो सकता है, वो लाइफ में कहीं भी हो सकता है एरर। तो वही कॉन्सेप्ट है आपका ये एरर वाला, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। लिमिट टेस्ट है आयरन का, इंटरफेयर ऑफ द अदर मेटल कैटायन इज रिमूव्ड बाय। भाई हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है, इसका रिएक्शन किससे होना चाहिए? आयरन से ही होना चाहिए, तभी बनेगा ना फेरस थायोग्लाइकोलेट। अगर मान लो हमारा ये किसी दूसरे आयन से रिएक्ट कर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? उसके लिए हम यूज करते हैं साइट्रिक एसिड को। कि भाई साइट्रिक एसिड क्या करता है? हमारे थायोग्लाइकोलिक एसिड और आयरन का ही रिएक्शन करने देता है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ साइट्रिक एसिड का यूज कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड यूज इन द लिमिट टेस्ट। आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है? यहाँ पे आप सिंपल सी बात देखिए, मैंने आपको पहले भी अभी बताया था इसी सेक्शन में, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में अपना लूनर कास्टिक AgNO3 रिएक्ट करता है, और यहाँ पे NO3 है बेटा, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ये AgCl का ऑपरेशंस बनता है। अगर आप सल्फेट के लिमिट टेस्ट पे जाते हो तो बेरियम क्लोराइड रिएजेंट होता है, HCl के प्रेजेंस में होता है, बेरियम सल्फेट का ऑपरेशंस बनता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं कि कब नाइट्रिक एसिड है कब HCl है। बेटा हमें याद करना ही नहीं है। ये देखिए NO3, ये Cl, तो इसका आंसर अपना NO3 पूछ रहे हैं ना, नाइट्रिक एसिड कहाँ यूज होगा? क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज होता है। अगर आयरन के लिमिट टेस्ट में पूछे क्या यूज होता है, तो साइट्रिक एसिड यूज होता है, ठीक है, और अमोनिकल सॉल्यूशन रहता है वहां पर, ठीक है। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में पूछा जाए, अपन ने पढ़ा था लेड एसिटेट होता है जो H2S को अब्सॉर्ब करता है, तो लेड का लिमिट टेस्ट। तो ये सब चीजें आप आराम से कर लोगे, सीधा सीधा आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एसिड बेस टाइट्रेशन है, पीएच हमारा इतना जा रहा है, 8 to 10 जा रहा है। अब हम कौन सा इंडिकेटर लेंगे? देखिए इंडिकेटर को लेके बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि सर इंडिकेटर याद नहीं होते। अरे मत करो बेटा पूरे याद, सर जो मेन है उनको याद कर लो। जैसे अपना मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, इनको अच्छे से याद रखो। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये एसिडिक रेंज में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एसिडिक रेंज में। और जब एसिडिक रेंज में रहते हैं तो ये रेड कलर के रहते हैं, और जब एल्कलाइन रेंज में जाते हैं तो ये लोग कैसे हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं, ठीक है। ये पहला। अब दूसरे बंदे हैं फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन का जो काम है, ये फिनोप्थलीन काम करता है एल्कलाइन रेंज में, ये एल्कलाइन रेंज में काम करता है हमारा फिनोप्थलीन भाई। कहाँ काम करता है? अल्कलाइन रेंज में काम करता है। तो
अब अगर फिनोल्फथालीन एसिडिक कंडीशन में होता है तो कलरलेस होता है, लेकिन जब ये अल्कलाइन कंडीशन में जाता है तो पिंक का कलर देता है। तो कभी भी एग्जाम में अगर पूछे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका वीक बेस है, इंडिकेटर क्या होगा? नेचर क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिडिक नेचर, तो ये इंडिकेटर होंगे। अगर वो पूछे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो इंडिकेटर ये होगा। या वो डायरेक्ट पूछ ले कि एसिडिक रेंज में इंडिकेटर क्या होगा, तो मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड होगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा एल्कलाइन रेंज में इंडिकेटर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? फिनोल्फथालीन होगा। यहाँ लिखा है कहीं फिनोल्फथालीन, तो ये लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्या कलर चेंज होता है? एसिडिक कंडीशन में कलरलेस होता है, वहां जाके पिंक या मेजेंटा कलर हमको दे देता है। तो ये आपको याद रख लेना है अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि आपका टाइट्रेशन चल रहा है, एसिटिक एसिड है हमारा और अमोनिया है, ये वीक बेस है बेटा, ये अपना वीक एसिड है, ठीक है। अब ये किसका एग्जांपल होगा आप बता दीजिए भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होता तो HCl लिखा होता है, H2SO4 लिखा होता। स्ट्रॉन्ग बेस होता तो NaOH लिखा रहता, ये तो है नहीं। तो सीधा सीधा है यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल है। अगर कभी वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन होता है तो इंडिकेटर वहां पे मिक्स्ड इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, मतलब वो कुछ ये पार्ट इंडिकेटर का एक दूसरा रहेगा, कुछ पार्ट दूसरा रहेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन चल रहा है तो फिनोल्फथालीन भी यूज कर सकते हो आप, मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड को भी ले सकते हैं। अगर वीक एसिड है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब एल्कलाइन रेंज आएगी तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिडिक रेंज है तो मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड अपना इंडिकेटर होगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका जो आंसर क्वेश्चन का तो आंसर डी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को मैंने देखा, हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो आंसर की दुनिया में खोए हुए हैं। पता चला उन्होंने वीडियो देखा और मालूम है क्या देखा उन्होंने? ये देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने कहा सर ने इस क्वेश्चन का आंसर, सर ने तो गलत आंसर दे दिया, सर ने तो गलत पढ़ा दिया। अरे भाई मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे बात गलत सही की नहीं होती है, बात ये होती है कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कवर करें भाई, ठीक है। बच्चे क्या होता है देखते नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो मैं इसको डिस्कस करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको मैंने ऐसे सर्किल कर दिया, भाई ने क्या समझ लिया हमारे कि हमने ये वाला आंसर दे दिया, तो भाई ने तो भैया उनने सोच लिया अरे आंसर गलत दे दिया इन्होंने, इन्होंने तो गलत दे दिया आंसर। अरे भाई आंसर दे चुका, आंसर तो हो चुका, आपको क्या करना है? डिस्कशन है, दैट इज द डिस्कशन, ठीक है। ये क्या होता है? डिस्कशन होता है, तो उस हिसाब से हमें सोचना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है अच्छे से। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका है सही। विच एग्जांपल ऑफ द प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, देखो प्रोटोजेनिक लिखा है मतलब प्रोटॉन यहाँ पे होना चाहिए उसके पास, तो वो प्रोटोजेनिक होगा। प्रोटॉन किसके पास है? इसके पास है, तो सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा हमारा। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में ए आंसर अपना एकदम करेक्ट होगा। तो देखिए ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ऐसा होता है जिसके पास प्रोटॉन नहीं होता, ठीक है। ये आपका केमिकली इनर्ट होता है, जैसे बेंजीन वगैरह। प्रोटोजेनिक वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटोफिलिक वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, एम्फोटेरिक वो सॉल्वेंट होता है बेटा जो डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। ये हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट हमें देखने को मिलते हैं। जब हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ते हैं हमें टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट देखने को मिलते हैं। रिडक्शन इन्वॉल्व द, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जैसे यहाँ पर मान लो ये अपना फेरिक है सपोज, और यहाँ से मैं फेरिक पे ले जाऊं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? डिक्रीज हुई, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अगर यहां से यहां वापस आते हो तो दैट इज द ऑक्सीडेशन। तो वो आपसे पूछ रहा है कि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अगर कोई बंदा है ये एल्यूमिनियम +3 बना हुआ है, अगर ये एल्यूमिनियम पे जा रहा है मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब ये +3 से 0 पे चला गया, तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीजन स्टेट कम होता है, ऑक्सीडेशन में बढ़ता है। तो सीधा सीधा आंसर इसका ये होगा। अगर ऑक्सीडेशन पूछेगा तो आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर पूछा है तो ये आपकी मोलेरिटी है, ठीक है। और अगर 1 केजी में पूछा जाएगा तो मोलेरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कहीं लिखा है मोलेरिटी, ठीक है। ये मोलेरिटी जो है पर लीटर चलती है, पर 1000 ग्राम या 1 केजी लगा दो ना मोल,
तो आपका मोलिलिटी बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका बी। अब मैं इस पर टिक कर दे रहा हूं, बच्चा बोल देगा आंसर गलत लगा दिया इन्होंने। तो समझ रहे हो आप, समझाने वाली बात है यहाँ पर और कुछ नहीं। तो ये रिटी वाला है पर लीटर, वो आंसर होगा। अगर पर ग्राम पूछे या केजी पूछे, वेट पूछे, तो मोलिलिटी लगाना। अगर ग्राम इक्विवेलेंट पूछे जाते हैं पर लीटर तो नॉर्मलिटी रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। देखो आयोडीन को आपने डायरेक्टली यूज किया, आयोडीन और आपने रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन कराया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा आयोडीमेट्री। क्या कहते हैं? आयोडीमेट्री। एक और होता है आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री में हम किसका एनालिसिस करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एनालिसिस करते हैं। वो आयोडोमेट्री में पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है, फिर जो आयोडीन लिबरेट होती है उसकी रिएक्शन होती है। इसमें डबल रिएक्शन होती है, इसमें सिंगल रिएक्शन होती है। तो क्वेश्चन में तो क्या पूछा है भाई, आयोडीन सॉल्यूशन आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्या कहोगे उसको? आयोडो नहीं बोलेंगे। आयोडो से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एनालिसिस होता है, वो नहीं होगा, आयोडीमेट्री आएगा। सीधा सीधा आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी आंसर अपना एकदम करेक्ट माना जाएगा। ध्यान रखना, डिफरेंस बेटा अच्छे से पढ़ लो इनके। देखो आप 2 मिनट का समय दे दीजिए। देखिए आयोडीमेट्री मतलब होता है आयोडीन का डायरेक्ट यूज होगा और आप यहां से रिड्यूसिंग एजेंट का एनालिसिस करेंगे। आयोडोमेट्री में आयोडीन नहीं होगा यूज, पोटेशियम आयोडाइड यूज होगा। ये आयोडीन को लिबरेट करेगा और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। इसमें आपकी डबल रिएक्शन होंगी, इसमें सिंगल रिएक्शन होगी। ये हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन है, दैट इज द आपका क्या बोल सकते हैं इसको? इनडायरेक्ट टाइट्रेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लिबरेट आयोडीन होता है वो जाके काम करता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। एसिडिमेट्री क्या होती है? उनको लगता है एसिड का कंसंट्रेशन निकालना। यहाँ पे स्टैंडर्ड एसिड यूज करते हो और बेस का निकालते हो, उसको बोलते हो एसिडिमेट्री। और एल्कलीमेट्री क्या कहते हैं अपन? कि जो स्टैंडर्ड आपका अल्कली रहेगा उसकी हेल्प से एसिड का कंसंट्रेशन निकालते हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये गलत है, यही सही है, यही रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। आपको इसको सीधा याद रखो, जो आगे लिखा है वो स्टैंडर्ड है। एस्टिमेट्री मतलब आपका एसिड से बेस का कंसंट्रेशन निकालना, एल्कलीमेट्री बेस से एसिड का कंसंट्रेशन निकालना। सेम यहाँ पर आपका आयोडीमेट्री है और आयोडोमेट्री है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा एंड पॉइंट इन द मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड में भैया जो हमारा एंड पॉइंट होता है, मोहर्स मेथड में अपन क्लोराइड ब्रोमाइड इनका एस्टिमेशन करते हैं। यहाँ पे AgNO3 हमारा रिएजेंट होता है और पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है? इंडिकेटर होता है। तो मोहर है ना जो बहुत गुस्से में रहता है, लाल हो गया है वो गुस्से में, तो उसका जो रेड कलर आता है एंड पॉइंट पे वो रेड कलर आता है। तो याद रखना भाई, हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की मेथड्स होती है, रेड कलर देता है वहां पर। ये हमारा रिएजेंट है, ये हमारा सैंपल है। ये पोटेशियम क्रोमेट एज अ इंडिकेटर यूज होता है। जब ये सिल्वर पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्रोमेट बनता है, उसका जो कलर आता है वो रेड कलर आता है। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर किस मेथड में यूज होते हैं? एडजॉर्प्शन इंडिकेटर बेटा हमारे फजल्स मेथड में यूज किए जाते हैं और मोहर्स मेथड में पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर होता है। मोलार मेथड्स में हमारा फेरिक एलम इंडिकेटर होता है। तो ये सभी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के मेथड्स हैं, इनको अच्छे से याद रखोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से कैलामाइन क्या होता है? जब कैलामाइन जो होता है हमारा, यहाँ पे याद रखना, जो कैलामाइन आता है जिंक ऑक्साइड प्लस उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। हल्का सा रेड कलर आ जाता है आयरन ऑक्साइड से। तो कैलामाइन जो लोशन आता है, लैक्टो कैलामाइन वगैरह होता है, तो वो हमारा प्रोटेक्टिव का काम करता है भाई। तो वो जो है जिंक ऑक्साइड प्लस क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पे देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड, अपना बी आंसर एकदम करेक्ट होगा। सीधा सीधा हमारा बी आंसर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टेनस फ्लोराइड यूज है, बताइए स्टेनस फ्लोराइड का यूज क्या है? देखो फ्लोराइड है बेटा, तो आप सब बता सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, डेंटल कैरीज में इसको देते हैं। ठीक है, एंटी डेंड्रफ जो होता है हमारा सेलेनियम सल्फाइड होता है, या फिर कोई अपनी एंटी फंगल ड्रग रहेगी उसमें। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, सीधा सीधा हमारा किया जाएगा। आगे बात करते हैं विच अमंग प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड। प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड है जो प्रेसिपिटेट करके किल कर देता है। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग आपने कभी भी बेटा हॉस्पिटल में देखो, पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता था। आपके बहुत सारे हमारे ऐसे केमिकल्स थे जर्मिसाइड होते, जर्म को किल करते हैं।
तो यहाँ पर देखो कंफ्यूजन ये है, अभी अपन ने पहले भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो AgNO3 है ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी यूज कर रहे हैं इसको। तो ये जर्मीसाइड कौन सा वाला है, प्रेसिपिटेटिंग है। तो बच्चे ने कहा सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो होता है सर, इसमें भी तो आपका फेन बनता है। बेटा वो फेन बनता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो फेन फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट और फेन में अंतर होता है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये गैस को रिलीज करता है, और ये जो होता है प्रेसिपिटेशन करता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है फार्मूला, NaOCl होता है। ये बहुत कॉमनली यूज होता है बेटा हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में, ठीक है, ध्यान रखना है, फार्मूला पूछ सकता है हाइपोक्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रेसिव एजेंट इन यूज इन द डेंटिफ्राइज। हमारे दांत का जो टूथपेस्ट आता है, टूथ पाउडर आता है, एब्रेसिव का मतलब ऐसी चीजें जिनको दांत में घिसने से फ्रैक्शन क्रिएट होता है और हमारे टीथ क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। डेंटिफ्रैक्स का मतलब ये होता है ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे टूथ क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं, इसके लिए टूथ की क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेंटिफ्रैक्स बोलते हैं। जो भी प्रोडक्ट टूथ की क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डेंटिफ्रैक्स बोलते हैं। तो उसमें आपको बताना है, देखो सेलेनियम सल्फाइड अपन ने बताया एंटी डैंड्रफ होता है, फ्लोराइड वाला एंटी कैरीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक सल्फेट है, ये इम्यूनो मॉनिटर भी होता है, विल्सन डिसीज में भी देते हैं इसको। अब होता ही है बच्चा, देखो मैंने ये यहाँ सर्किल लगा दिया, तो सामने वाले स्टूडेंट्स को तो कमी निकालना है, उनको क्या बोलना है, अरे उनने तो सी आंसर दे दिया था उसका। बेटा वो ये नहीं सोचेगा कि डिस्कशन क्या चल रहा है, वो डिस्कशन पे ध्यान नहीं दे रहा, उसको तो क्या दिख रहा है, अरे भाई सी आंसर लगा दिया। अरे मालिक ये गोला काय के लिए लगाया है, जिंक सल्फेट के लिए लगाया है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है, कैल्शियम के प्रोडक्ट होते हैं। आप देखिए, आप एड में भी आता है कि हमारे टूथपेस्ट में कैल्शियम है और फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड तो एंटी कैरेस है, यहाँ पे एब्रेसिव के लिए इसको यूज करोगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ द फुली अनसैचुरेटेड कंपाउंड विदाउट एन विद सफिक्स इरीन लिखा हुआ है। अब इरीन लिख दिया उन्होंने, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपका इस तरीके से रहता है एजरीन वगैरह, सीधा सीधा आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा भाई। अगर आपका रहते हैं तो इरीन 3 में लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा हेटेरोसाइक्लिक नहीं है बताओ। फ्यूरोन तो है बेटा, ऑक्सीजन बैठा हुआ है इसके बीच में, ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। पायरोल में नाइट्रोजन बैठा हुआ है, थायोफीन में सब सल्फर बैठा हुआ है, नेपथलीन में कोई नहीं बैठा, हेटेरोसाइक्लिक थोड़ी है नेपथलीन, एरोमेटिक तो है, ये तो हमारा नेपथलीन हो गया ना। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, डी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो, ये कंपाउंड का नाम बता दीजिए कौन सा नाम है। अजीपीन तो छोटा होता है, पायरोलिन हम जानते हैं, इंडोलिजीन होगा, क्या आंसर होगा। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि जो ये रिंग बनी हुई है, कौन सी रिंग बनी है हमारी, अजरीन रिंग बनी हुई है, क्या बनी हुई है, अजरीन। और एजरिडीन अलग होती है, देखो एजरिडीन ये अलग होती है, ठीक है, ये एजरिडीन जो होती है ये वाली रिंग, तो ये ध्यान रखना, सीधा सीधा आंसर आपका ये होगा। बाकी देखो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आने के चांसेस आपको बहुत कम है, मैं सच बताऊं, देखिए बाकी हम लोगों को तो सब डिस्कस करके चलना पड़ता है ना भाई, कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आ जाए और आप एकदम रॉन्ग कर दें। ये रिंग बनी है, आपके अल्टरनेट अगर रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन अगर आपके अल्टरनेट है, जैसे ये रिंग बनाया मैंने, ये नाइट्रोजन अल्टरनेट, ये नाइट्रोजन अल्टरनेट, इसको कहते हैं इमिडाजोल रिंग, क्या कहलाता है, इमिडाजोल। अगर इस रिंग को आप एक बॉन्ड को सैचुरेट कर देते हो, सपोज ये नाइट्रोजन था, आपने ये वाला बॉन्ड सैचुरेट कर दिया, अभी ये कहलाता है इमिडाजोलिन, क्या कहलाएगा, इमिडाजोलिन। पूरा बॉन्ड सैचुरेट कर दोगे आप टोटल, ये इसे कहते हैं इमिडाजोलिडीन, क्या बोलते हैं, इमिडाजोलिडीन बोलते हैं। ऐसे अगर रेगुलर नाइट्रोजन रहते हैं, ठीक है, तो देखिए इमिडाजोलिडीन तो ये बना दिया मैंने, तो नहीं होगा ये आंसर आपका, ठीक है। ये पायराजोलिन रिंग भी नहीं होगा, ठीक है, इमिडाजोलिन तो हो गए। मतलब अब आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है हमारे, टोटल सैचुरेट हो चुकी है रिंग, ये रिंग हमारी टोटल है, और जब रेगुलर नाइट्रोजन रहते हैं तो पायराजोलिन रिंग बोलते हैं, और टोटल सैचुरेट है तो पायराजोलिडीन आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। ये सभी 50 क्वेश्चंस बेटा अपन ने डिस्कस किए, तो इसको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भाई, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई, कमेंट करें, ठीक है, और क्वेश्चंस को सही समझें और सही आंसर उसका पहचानें, यही होता है एग्जाम में सिलेक्ट होने का तरीका। ओके।